जी हां, वोटिंग होते ही फंस गए मोदी और शाह। पूरी दुनिया में गरमाया वक्फ का मुद्दा। खुल गया मोदी शाह का ये खेल, जानकर चौंक जाएंगे आप। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस वक्फ के संशोधन विधेयक को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी आसानी से लोकसभा में वोटिंग में पास करा लिया, उस पर पूरी दुनिया में इस कदर हाहाकार मच गया कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी और शाह घिरते नजर आ रहे हैं। आखिर वक्फ संपत्ति और इस पर संशोधन विधेयक को लेकर के राज्यसभा में क्या इसी तरह की स्थिति होगी जो कि लोकसभा में हुई, या राज्यसभा में खेल कुछ और बिगड़ जाएगा? दोस्तों, आखिर मोदी और शाह को लेकर के वक्फ बिल पर फंसने की बात क्यों कही जा रही है, जबकि एक तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी शाह की सरकार के पास में पूर्ण बहुमत है एक राज्यसभा के भीतर भी इसे पास कराने के लिए। मगर आपत्तियां जिस कदर सामने आई हैं और जो बातें खुल करके अब सामने आ रही है निकल करके, उस पर चौंकने की बात क्यों कही जा रही है? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें और सुने। दोस्तों, देश के अंदर हमारी सरकारें बेशुमार बिल, विधेयक, कानून लाते हैं, बनाते हैं, और उसमें 98%, 99% विधेयक, कानून, इन तमाम चीज़ों पर कभी सड़कों पर विरोध नहीं होता, जनता के बीच में कभी विरोध नहीं होता। आपने हाल में जो 3 सबसे महत्वपूर्ण विधेयक, बिल, अमेंडमेंट पर विरोध देखा जनता का देश के, वो क्या था? सीए। और जिस सीए से एनआरसी को जोड़ करके अमित शाह ने क्रोनोलॉजी समझाई थी, उसके बाद से वो सारी स्थिति बिगड़ी थी। नतीजा आपके सामने दूसरा कृषि कानून बिल, तीनों कानूनों को काला कानून बताया गया। मोदी सरकार उस पर डटी रही, अड़ी रही, किसानों के ऊपर लाठियां चलाई गई, 700 किसानों की मौतें हो गई विरोध प्रदर्शन करते। नतीजा क्या रहा? आपके सामने मोदी सरकार ने इसे वापस लिया। वक्फ संशोधन विधेयक, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके नेता और जिसकी राज्य की सरकारें मुस्लिम विरोधी बयान देती हैं खुल करके डंके की चोट पर, जिन्हें मुसलमान अगर सुबह के वक्त में 7 बजे के आसपास अगर 20 मिनट के लिए रोड पर नमाज ईद की पढ़नी पड़ जाए, मस्जिद में जगह कम पड़ जाए, तो उनके पासपोर्ट जब्त करने की बात करते हैं, उन पर केस चलाने की बात करते हैं। जबकि दूसरी तरफ दूसरे धर्म के लोगों के लिए पूरा रास्ता खोल देते हैं, जिसमें कांवड़ यात्रा पूरे रोड पर आती है, होली रोड पर मनाई जाती है, सब कुछ होता है। ये ऐतराज हैं लोगों के। वो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के हितों के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है। दावे तो देखिए महाराज के। और इसलिए आपत्ति है कि भारत के अंदर कोई भी ऐसा बोर्ड, किसी भी धार्मिक बोर्ड में किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को एंट्री नहीं है, मगर मुसलमानों की तरफ से, मुसलमानों की अपनी गाढ़ी कमाई से अपनी संपत्ति को अल्लाह के रास्ते में दान किए गए संपत्ति पर मोदी और शाह उस धार्मिक मामले में भी गैर मुस्लिम लोगों को बिठा रहे हैं। मोदी और शाह उसका मामला का निपटारा जिला के मजिस्ट्रेट के सामने करने की बात कर रहे हैं। और उसमें यह है कि अगर जिला अधिकारी ने उसमें अड़ंगा डाल दिया, तो जब तक उस संपत्ति को लेकर के फैसला आखिर तक नहीं आ जाता, मतलब 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल लड़ते रहिए सुप्रीम कोर्ट तक, तब तक वो मामला विवादित हो जाएगा। मुसलमानों का हक उस पर खत्म, किसी का हक नहीं रहेगा। ऐसे ऐसे क्लॉजेस हैं जिसे पढ़ करके बहुसंख्यक हिंदू भी चकराया हुआ है कि अगर आखिर मोदी और शाह इस देश को ले कहां जाना चाहते हैं? आखिर मोदी और शाह इस देश में मुसलमानों का 2म दर्जे का शहरी बना करके, डरा करके क्या बहुसंख्यकों के अपने वोटर्स को, जो महज 35% हिंदू उन्हें वोट करता है, वो तादाद उसे बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि देश के अंदर 60% हिंदू अभी भी बीजेपी को वोट नहीं करता है, अलग अलग पार्टियों को देता है जो बिखरा हुआ वोट है। मगर बीजेपी 40%, 35% बहुसंख्यकों के वोट से सत्ता में आ जाती है। आपत्तियां ढेर सारी हैं इस वक्फ संशोधन। सबसे पहली आपत्ति जो उठाई जा रही बीजेपी के ऊपर, उसकी मंशा पर। जिस बीजेपी के छुटभइये नेता मुसलमानों को सरेआम हर दिन गालियां देते हो, पाकिस्तान भेजने की बात करते हो, जिनके लिए जमीन तंग करने की बातें करते हो,
उस मुस्लिम कौम के लिए मोदी और शाह किसी मौलवी मौलाना की तरह आकर के, पैगंबर की तरह आकर के उनका उद्धार करना चाहते हैं। वाह भाई वाह। और दोस्तों, जो सबसे बड़ी आपत्ति मुस्लिम समुदाय को लगती है, और खास तौर पर जो निष्पक्ष लोग हैं भारत के, जो हालात को देख रहे हैं, मोदी और शाह की मंशा को देख रहे हैं और टटोल रहे हैं, उनको यह है कि जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति करेगी। बड़ा सवाल ये कि सरकार ने कई मंदिरों को लेकर के ट्रस्ट और प्रबंधन समितियां बना रखी हैं, क्या उनमें मुस्लिमों को कार्यकारी अधिकारी और सदस्य बनाकर कोई उदाहरण पेश किया गया? इस सवाल के साथ में उदाहरण देने वाले एक अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट, वैष्णो देवी ट्रस्ट, देवस्थानम तिरुपति ट्रस्ट के नाम आपके सामने है। सरकार के प्रस्तावित बिल के प्रमुख आपत्तिजनक बदलाव में जिला कलेक्टर को इस बात पर मध्यस्थ के रूप में लाना है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या सरकारी भूमि, ये डीएम ही सब कुछ तय करने का अधिकारी होगा दोस्तों। और डीएम किसका होता है? आपने संभल में देखा, धज्जियां उड़ाई वहां के एसईओ अनुज चौधरी ने। आपसे सौहार्द तो छोड़ दीजिए, वर्दी और वर्दी की गरिमा की। प्रशासनिक अधिकारी, जिलाधिकारी महज एक रस्मी जुमला कहकर के सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के नफरती छुंटियों के उस एजेंडे को पूरा करने में लगा रहा, और वही डीएम सारी संपत्ति का मालिक होगा। मतलब ये कि अगर संभल की उस शाही जामा मस्जिद, जो कि एक तरीके से एएसआई के अंडर में आती है, या ऐसी दूसरी वक्फ की प्रॉपर्टी जिसमें मस्जिदें बनी हैं, ईदगाह बनी है, मदरसे बने हैं, जिसमें लोग नमाज पढ़ते हैं ईद बकरीद की, या मुसलमानों ने अपने धार्मिक जलसे के लिए, अपने किसी ऐसे कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़ रखी है, वक्फ कर रखी हैं, अगर उस पर डीएम ने कोई अंकुश लगा दिया, आपत्ति लगा दी, तो जमीन छिन जाएगी। यही तो कहा जा रहा है, और यही इसके जीस्त भी हैं दोस्तों। खूब चिल्ला ले मोदी और शाह, लेकिन मंशा न आज साफ है न कल साफ थी, ये कहा जा रहा है। सभी लोग जानते हैं कि डीएम या जिलाधिकारी या जिला कलेक्टर की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। ये सारे अधिकारी सरकार के इशारे पर काम करते हैं। ऐसे में वक्फ संपत्तियों पर इनके फैसले क्या होंगे, आसानी से आप समझ सकते हैं। बिल के विरोध में जो सबसे तगड़ी आपत्तियां, उसमें से मुस्लिम समुदाय विचलित हैं। फिर भी मोदी सरकार उसे बाई हुक बाई क्रुक लेकर के आना ही चाहती है, क्योंकि दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में धराशायी हुए 23 तक अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से इस पर मीटिंगों में इसका जिक्र नहीं था। हालांकि ये बात और है कि बीजेपी के एजेंडे में बहुत पहले से थी। कहते हैं ना कि किसी शख्स को कमजोर करना हो तो उसके आर्थिक जड़ को काट दीजिए, उसके घर के बच्चों को नशा में लिप्त कर दीजिए। तो आर्थिक सोर्स जो है उसे काटिए और नशा में लिप्त कर दीजिए, अपने आप उसकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। क्या मुसलमानों की जो संपत्ति है अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई का, उस पर सरकार कुंडली मार करके बैठना चाहती है? अमित शाह ने तो सदन के अंदर बोल दिया कि सरकारी जमीन को दान करने का अधिकार नहीं है किसी को। तो कौन सी ऐसी सरकारी जमीन है, अमित शाह जी ये बताएंगे? इन्हीं अमित शाह की सरकार के मंत्री रहे मुख्तार अब्बास नकवी, जिन्होंने 2000 और उस वक्त की सरकार में ये कह दिया था, जब इनके जब शुरू में मंत्री थे, कि साहब हमने वक्फ की सारी प्रॉपर्टी को डिजिटलाइज कर दिया, ऑनलाइन कर दिया, यानी कि जो जमीनें हैं वो सीधे सीधे वक्फ की हैं और उसमें किसी तरीके के हस्तक्षेप या छेड़खानी नहीं हो सकती। तो फिर अमित शाह क्या झूठ बोल रहे हैं सदन के अंदर? क्या किरण रिजिजू झूठ बोल रहे हैं? और दूसरा, कुछ बिंदु आप देखिए, वक्फ जमीन का नहीं धर्म का मामला है, ये मुस्लिम समुदाय कहता है। सरकार कहती है कि नहीं साहब ये जमीन का मामला है। ये मामला सीधे सीधे उसी अंदाज की तरफ बढ़ रहा है जैसा कि राम मंदिर अयोध्या को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर के टाइटल सूट का मामला था, जमीन का मामला था। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर कोई मंदिर तोड़, आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जाकर के पढ़ें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ लिखा है कि वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बना। यह फैक्ट है। जो एएसआई ने वहां से खुदाई में जो चीजें पेश की थी कि मंदिर जैसा लगता है, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी विध्वंस एक क्रिमिनल ऑफेंस था, यानी कि जब कोई चीज थी ही नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेकिन लोगों की आस्था है, उस जगह को दिया जाना चाहिए। आस्था की बुनियाद पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको हिंदू पक्ष के फेवर में किया और मुसलमानों ने चू तक नहीं किया,
मगर योगी आदित्यनाथ की सरकार आज जब वक्फ पर विधेयक पास हो रहा है तो पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस मार्च करा रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात किए गए हैं। क्यों? माहौल को तनावपूर्ण बनाने के लिए। और दूसरा दोस्तों, वक्फ की जमीन तय करने का अंतिम अधिकार सरकार को, पहले यह अधिकार वक्फ बोर्ड को और वक्फ ट्रिब्यूनल को था। वक्फ ट्रिब्यूनल कोई मुसलमानों का कोई समूह नहीं था, मुसलमानों की बॉडी नहीं थी, सरकारी बॉडी थी, IAS ऑफिसर्स उसमें हुआ करते थे। मगर अब पहले जो वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल करता था, अब वो सरकार खुद करेगी। वक्फ बोर्ड का CEO गैर मुस्लिम होगा। क्यों भाई? मोदी शाह की सरकार इस बात पर फोकस नहीं होने देना चाहती है, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं। राज्य वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम होंगे। क्यों भाई? क्या क्रिश्चियंस के बोर्ड में मुस्लिम्स होते हैं? हिंदुओं के बोर्ड में मुस्लिम्स होते हैं? मंदिर के बोर्ड में, ट्रस्ट में मुस्लिम्स होते हैं? नहीं होते हैं। तो फिर इसमें क्यों? और दूसरा, एक बार विवाद में आ गया बात तो फिर सरकार के फैसला करने तक सरकार के पास वो संपत्ति रहेगी। कोई भी मामला आपने देखा, संभल में मामला क्या था? एक शख्स ने जाकर के वहां पर इजाजत मांगी थी कि हमें वहां पर अंदर जाने की इजाजत दी जाए, लेकिन कोर्ट जो कि पिछलग्गू होता चला गया, उसने दे दिया सर्वे का आदेश, जबकि उसकी अर्जी में सर्वे के लिए, आदेश के लिए था ही नहीं मामला। आप अपील पढ़िएगा संभल के मामले में, शाही मस्जिद को लेकर के सिर्फ अंदर जाने की इजाजत, वहां बैठने की इजाजत, उनका मानना था कि साहब यहां पर ये हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीज है, इसलिए हमें जाने की इजाजत दी जाए। लोअर कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप जाने की इजाजत छोड़िए महाराज, हम सर्वे करवा देते हैं। और उसके बाद में अजमेर दरगाह को लेकर के क्या हुआ? तो अगर कोई संपत्ति विवादित हो जाएगी, और विवादित कैसे होती है? महज एक एप्लीकेशन से। हर हफ्ते कोई ना कोई एप्लीकेशन हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक पर, हर गांव में पड़ेगी। तो क्या मोदी और शाह की चतुराई वाली ये चालाकी भरा मुसलमानों को परेशान करने का एक बड़ा कदम नहीं है? और सुनिए, बिना मुस्लिमों के संगठनों की सलाह के लिए यह बिल लिया गया। इस बिल को जो मुसलमानों के हितैषी बनकर के मोदी और शाह ला रहे हैं, इसमें किसी मुस्लिम संगठन की राय तक नहीं ली गई। जब विवाद हुआ, और विवाद पर भी जब चंद्रबाबू नायडू ने इसे जेपीसी में भेजने की बात कही, तब जाकर के जेपीसी में, और उस जेपीसी में भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग ज्यादा थे, विपक्षी लोग कम थे, इसलिए जेपीसी में विपक्ष के सारे जो तब्दीलियां थी, जो सुझाव थे, उसको खारिज कर दिया गया। अब साहब, भूमि विवाद है तो पहले से कानून है, मगर इसमें जिस हिसाब से चीजों को लाया जा रहा है वो एक तरीके से मुस्लिम दुश्मनी कहा जा रहा है। मुस्लिम प्रसन्ना बोर्ड और विपक्षी पार्टियां यही कह रही हैं। जिस तरीके से संसद में दहाड़ते हुए, बावजूद इसके अमित शाह दिखे मानो मुसलमानों के लिए ही सत्ता में आए हों, जबकि यही वो लोग हैं। आपने देखा ईद की नमाज को लेकर किस तरीके की बातें की गई, होली पर जुमे की नमाज आने पर किस तरीके के तनाव पैदा करने की कोशिश की गई, और सबसे बड़े मुसलमानों के हितैषी बन रहे शाह साहब। सुन लीजिए शाह साहब को संसद में क्या दहाड़ रहे हैं। अब चैरिटी कमिश्नर हम कहेंगे कि भाई मुस्लिम क्यों आया? मुझे बताओ, चैरिटी कमिश्नर एक्ट में मुसलमान चैरिटी कमिश्नर बन सकता है या नहीं बन सकता है? उसको ट्रस्ट नहीं चलाना है, उसको चैरिटी के कानून के हिसाब से वो ट्रस्ट चले, उसकी देखरेख करनी है। ये धार्मिक नहीं है, ये धर्म का काम नहीं है मान्यवर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। और इसलिए तो फिर चैरिटी कमिश्नर हिंदू होगा तो वो क्रिश्चियनों के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? चैरिटी कमिश्नर क्रिश्चियन होगा तो जैनियों के और हिंदुओं के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? अब बताओ कि सारे ट्रस्ट के चैरिटी कमिश्नर अलग अलग बन, देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100-100 साल तक
किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक़्फ़ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड वक्फ परिषद कर रहे हैं। और मान्यवर, वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे। ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। तो दोस्तों, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या मंसूबे हैं और कैसे कैसे हथियार और कदम उठा करके अपनी मंशा को पूरी कर रही है सरकार। आपको जल्दी से बताते हैं कि क्या है वक्फ संपत्ति। दरअसल वक्फ संपत्ति वो संपत्ति जो कोई भी मुस्लिम परिवार या मुस्लिम शख्स अल्लाह के नाम पर अपनी संपत्ति को दान कर देता है, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए। अपनी संपत्ति है, अपने समुदाय के लोगों के लिए दान करता है, संविधान इजाजत देता है। कई बार यह भी होता है कि ऐसी संपत्ति की देखरेख उसी शख्स के परिवार के लोग या उनकी अगली पीढ़ियां करती हैं, लेकिन उन्हें उस संपत्ति को शरीयत के हिसाब से बेचने का अधिकार नहीं होता। और वक्फ की जमीन का एक उसूल है, इस्लामिक उसूल है कि जो एक बार संपत्ति वक्फ कर दी गई, उस पर ना आप मालिकाना हक जता सकते हैं। यानी कि आपने वक्फ कर दिया अल्लाह के नाम पर लोगों के लिए, मुसलमान लोगों के लिए, फिर आप उसे वापस नहीं ले सकते, क्योंकि वो संपत्ति अल्लाह को या अल्लाह के लिए दान की जा चुकी है। सरकार ने ऐसी वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट करने के लिए वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल बना रखा है। केंद्र के अलावा राज्यों में भी वक्फ बोर्ड है, लेकिन मोदी सरकार किसी भी वक्फ संपत्ति को अपने नए विधेयक के जरिए उनकी शक्ल, उनका इस्तेमाल, उनका मालिकाना हक सब कुछ बदलना चाहती है। नियम लागू होने पर इसका नतीजा यह निकलेगा कि भविष्य में मुस्लिम अपनी संपत्तियों को अल्लाह के नाम पर दान करना ही बंद कर देंगे। दोस्तों, ऑब्वियसली क्यों दान करें? अगर आप मुसलमान हैं, अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई से आपने सैकड़ों बीघे या 4 बीघे आपने प्रॉपर्टी, जमीन, प्लॉट खरीदा है, उसमें से कोई भी हिस्सा आप क्यों दान करेंगे ताकि मोदी शाह जैसे कोई शासक आए और उसे हड़प ले? पुरानी वक्फ संपत्तियों पर मुकदमे चलेंगे। मुसलमानों के पास जो वक्फ संपत्तियां हैं, सरकार उनका मनमाना इस्तेमाल करेगी। मोदी सरकार के कदम सीए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून के बाद नई विवादित पहल है। प्रस्तावित विधेयक में कहा गया कि इस अधिनियम के शुरू होने से पहले या बाद में वक्फ संपत्ति के रूप में पहचानी गई या घोषित की गई किसी भी सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। संशोधन में कहा गया कि विवाद की स्थिति में यह तय करने का अधिकार सिर्फ कलेक्टर, डीएम, डीसी को होगा, ना कि वक्फ ट्रिब्यूनल को। इस नियम से बहुत साफ है कि इसके लागू होते ही जिन संपत्तियों को वक्फ घोषित किया जा चुका है, उनका स्वरूप बदल जाएगा। एक तरीके से उस पर सरकार का कब्जा होगा और वो फिर उसी जमीन या भवन का जैसे चाहे इस्तेमाल करें। अभी जो नियम लागू है, ये पुराने वक्फ कानून के तहत वक्फ संपत्तियों का निर्णय विशेष रूप से वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाता है। अधिनियम की धारा 6 के अनुसार ऐसे मामले के संबंध में ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम होता है। अब मोदी सरकार के आपत्तिजनक प्रस्तावों को और आसानी से इस तरीके से आप समझिए, इसका मतलब यह है कि जब तक सरकार इस मुद्दे पर फैसला नहीं कर लेती, तब तक विवादित जमीन पर वक्फ का नियंत्रण हो ही नहीं सकता। वो 2 साल हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, 10 साल हो सकता है, 50 साल हो सकता है, 100 साल हो सकता है। यानी कि वो जमीन तो मुसलमानों के वक्फ के हाथ से गई। प्रस्तावित विधेयक अगर लागू होता है तो केंद्र सरकार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक यानी कि सीएजी या केंद्र सरकार द्वारा नामित किसी भी अधिकारी द्वारा किसी भी समय किसी भी वक्त के ऑडिट का निर्देश देने का शक्ति दे देगा। यानी कि केंद्र सरकार देश में किसी भी वक्फ संपत्ति के ऑडिट का आदेश दे सकती है। दोस्तों, वक्फ संपत्ति के ऑडिट का आदेश, ऐसा लगता है जैसे ये सरकारी खजाना हो, ऐसा लगता है जैसे कि कोई सरकार जिसे जनता ने चुन करके बनाया हो, टैक्स के पैसे से चल रहा हो। पैसा मुसलमानों का, संपत्ति मुसलमानों की, वक्फ मुसलमानों की, और दूल्हे के फूफा बने हुए मोदी और शाह। और दोस्तों, सबसे बड़ी आपत्ति है, जिला कलेक्टर ही वक्फ की जमीन के माँ बाप होंगे। सोचिए क्या किया है मोदी सरकार ने। प्रस्तावित विधेयक में जिला कलेक्टर, जिला अधिकारी, डीएम, डीसी माई बाप बना दिया। कहा गया कि यदि कलेक्टर यह तय करता है कि वक्फ संपत्ति सरकारी संपत्ति है तो राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार करेगा और संबंध में राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजेगा। यानी कि अगर डीएम को लगता है कि ये जो संपत्ति है सरकार की है,
वो फौरन उसी वक्त करवा करके उसे राजस्व विभाग में जुड़वा देगा, सरकार की संपत्ति वापस। फिर एक महत्वपूर्ण उपधारा में कहा गया कि जब तक कलेक्टर अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देता या भेज नहीं देता था, तब तक वो संपत्ति वक्फ संपत्ति मानी ही नहीं जाएगी। यानी अब जिला कलेक्टर के हाथों में होगा कि वो किस संपत्ति को वक्फ माने, और चाहे जितने दिन तक उसकी उसी स्थिति में रखे, सरकार को अपने हिसाब से या सरकार के अनुसार रिपोर्ट भेजे। सवाल ये कि क्या भारत के सारे जिला कलेक्टर अपने हिसाब से काम करते हैं? आप सोचिए, सरकार जिस संपत्ति पर चाहेगी वैसी रिपोर्ट मंगवा लेगी। इस पर विवादित है कि जिला कलेक्टर मनचाही पोस्टिंग के लिए क्या क्या नहीं करते और कैसे करोड़ों का कैश उनके घरों में बरामद होता आपने देखा। यूपीए 2 के दौरान केंद्र में पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री मामलों के मंत्री थे रहमान खान। उन्होंने कहा था सरकार ने मुस्लिम समुदाय और अन्य कस्टोडियल्स, अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ सलाह के बिना अचानक ही इस विधेयक को पेश किया है, जबकि उस वक्त यूपीए की सरकार थी। उनके माइनॉरिटी मिनिस्टर ने कहा था इस विधेयक ने कुल मिलाकर के 2013 में वक्फ अधिनियम में संशोधन के माध्यम से सरकार द्वारा लाए गए सभी सुधारों को खत्म कर दिया था। सरकार ट्रिब्यूनल और वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण को खत्म कर रही है। बिना डीड के किसी भी वक्फ की रजिस्ट्री नहीं होगी। उन्होंने वक्फ संपत्तियों से संबंधित मुद्दों पर कलेक्टर को अथॉरिटी बना दिया है, जो कि सरकारी सेवक हैं, ना कि व्यक्तिगत अथॉरिटी। मगर अब केंद्र सरकार मुसलमानों से वक्फ बोर्ड की संपत्ति छीनना चाहती है। आरोप लग रहा है मुसलमानों की तरफ से, अल्पसंख्यक बोर्ड की तरफ से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है और यह वक्फ संपत्तियों को चलाने के तरीके में वक्फों की इच्छा के विरुद्ध हस्तक्षेप करना चाहती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि वक्फ संपत्तियां धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित मुसलमानों द्वारा दिया गया दान है। सरकार उन्हें रेगुलेट करने के लिए ही वक्फ अधिनियम बना रही है। वक्फ अधिनियम और वक्फ संपत्तियां भारत के संविधान और शरिया एप्लीकेशन अधिनियम 1937 द्वारा संरक्षित हैं। मगर दोस्तों, जिस तरीके से इस पर खूबसूरत चादर उड़ा करके एक लिफाफा में सजा करके पेश किया जा रहा है, उससे जाहिर तौर पर जब तक आप इसे गहराई से देखेंगे नहीं और समझेंगे नहीं, तब तक लगेगा ये तो एक ऐसा संशोधन है जिसकी जरूरत थी। मगर जब इसके तह में जाएंगे तो आपको शायद भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह की इस राजनीति से शायद उलझन होने लगे और बहुत सारे लोग कहते हैं शायद नफरत होने लगे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल अभी के लिए बहुत शुक्रिया।